सलाम दोस्तों, मैं हसनैन शफकत, आपका फिक्री हमसफ़र, योर थिंकिंग फ्रेंड। आज के शेर के साथ जिसके सफ़र पर हम इकट्ठे रवाना होने को हैं और जिसमें आपकी शमूलियत हमेशा मेरे लिए बायस इफ्तिखार भी रही है और बायस मुसर्रत भी। तो नाजरीन, आज का शेर जो मैं लेके हाज़िर हुआ हूँ वो बाकमाल शायरा हैं मोहतरमा हमीदा शाहीन साहिबा। उनका शेर है, मैं पेश किए देता हूँ और अभी आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा कि मुझे मालूम है तकिए के नीचे क्या पड़ा है, मुझे डर है किसी दिन तुम मुझी पर तान लोगे। तो ये शेर है ख़वातीन व हज़रात, और हमारा पहला सेगमेंट होता है उसकी नसरी तरतीब। बामुहावरा नसरी तरतीब हम करने की कोशिश करते हैं और कोशिश ये होती है कि जो शेर में अगर कोई मुक़द्दरात हैं तो वो भी खुल जाए। तो लीनियर फॉर्म में तो ये शेर की तरतीब नसर में कुछ ऐसे ही बनेगी कि मुझे मालूम है कि तुम हर वक्त अपने साथ एक हथियार रखते हो और तकिए के नीचे भी वो हथियार पड़ा है, और मुझे खौफ ये है कि कोई एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये हथियार तुम मुझी पर तान लोगे। तो ये नाजरीन इसकी नस्ली तरतीब थी। हमारा अगला सेगमेंट है जहाँ पे हम शेर पे शेर की जो मानवी बंदोबस्त है उस पर बात करते हैं और शेर की तकनीकी पहलुओं पर भी बात करते हैं। शेर हमें कहाँ कहाँ लेकर जा रहा है, उसकी फ़िक्री जो परवाज़ है वो कहाँ तक है, क्या क्या मौज़ूआत हैं जो इस एक छोटे से शेर में डिस्कस कर दिए जाते हैं, उन सब के ऊपर बात करते हैं। और मजमूई तौर पर इस सेगमेंट का नाम हम देते हैं तलाज़माती निज़ाम। यहाँ ये बात मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा ज़रूर अपने सुनने वालों के लिए कि ये जो बात हम करते हैं ये किसी तरह से कुछ तनकीद या तशरीह नहीं है, बल्कि ये कोशिश सिर्फ यही है कि सुनने वालों में जो सीरियस क़ारीन हैं उनको थोड़ा सा कोशिश की जाए इस तरफ भी लाने की कि शेर के कौन कौन से पहलू होते हैं जिससे बहसियत कारी हंस भी उठाया जा सकता है, एंटरटेनमेंट भी ली जा सकती है और कुछ सीखा भी जा सकता है। तो बस विदाउट फर्दर अडू हम चलते हैं इस शेर के तलाज़माती निज़ाम की तरफ। तो नाजरीन, ये शेर सेलेक्ट क्यों किया गया? हालांकि हमीदा शाहीन साहब के पास एक अंबार लगा है बहुत बहुत खूबसूरत शेरों का, तो उसमें से कुछ भी सिलेक्ट किया जा सकता था, लेकिन ये शेर सिलेक्ट किया गया है इसकी एक ख़ास वजह है। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि शेर को जब हम डिसाइफर करने चलते हैं तो फिर हम हमारा एज अ कारी हमारा प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि शेर में वो कौन कौन से मुक़द्दरात हैं, यानी कौन कौन सा शेर आपको पता है अनसेड होता है, तो शेर में अनसेड क्या चीज़ें हैं और क्या मुमकिना पहलू हैं जिस तरह जिसको इस्तेमाल करके उन अनसेड पहलुओं को सामने लाया जा सकता है या कम अज़ कम फ़िक्री अहाते में लिया जा सकता है। तो सबसे पहले मुक़द्दरात खुल जाते हैं। फिर जब मुक़द्दरात खुल जाते हैं अगर शेर में कोई हो तो, और जब मुक़द्दरात खुल जाते हैं तो फिर आप उसकी एक इस्तिआराती या अलामती फ़िज़ा में जाते हैं कि जो मुक़द्दरात खुले हैं वो किस चीज़ का इशारा हैं, किस चीज़ का इस्तिआरा है, किस चीज़ की अलामत है। जब ये वाला मामला भी आपके सामने खुल जाता है कारी की अपनी ज़हनी इस्तादाद के मुताबिक, तो उसके बाद फिर आप उसके एक तलाज़माती और फ़िक्री निज़ाम में जाते हैं कि अब ये शेर में जिसमें मुक़द्दरात भी खुल गए, जिसमें हमारी समझ में अपनी बसात भर इस्तिआरात और अलामत जो हैं वो भी खुल गई। अब हम देखते हैं कि मानवी तौर पर इस शेर में क्या क्या तलाज़माकारी की गई है और किस तरीके से मरबूत रहते हुए हम इस शेर से कुछ सीखने की और हाथ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये एक 3 स्टेप का प्रोसेस होता है किसी भी शेर को खोलने के लिए। तो इस शेर में नाजरीन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया और अपनी तवज्जो अपनी तरफ दिलवाई इस शेर ने, वो है कि अमूमन मुक़द्दरात को थोड़ा सा समझ लीजिए आप कि मुक़द्दर होता क्या है। मैं कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ, बहरहाल हल्का सा थोड़ा बहुत टच करके आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह इसको
कि मुकद्दरात इज द अनसेड इन पोइट्री, जो कहा नहीं गया लेकिन वो मौजूद है, और उसकी मौजूदगी का एहसास किए बगैर शायद शेर के कोई मानवी या फिक्री निज़ाम में जो दाखिल होना है वो मुमकिन नहीं हो सकता। तो मुकद्दरात दो तरह के होते हैं, एक तो नहवी होते हैं और दूसरे मानवी होते हैं। नहवी से मुराद ये है कि अगर मैं मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ आया है कि देखता हूँ, तो देखता हूँ का से में मैं मुकद्दर है, क्योंकि वाहिद मुतकल्लम है ना देखता हूँ, तो इसमें मैं मुकद्दर हो गया कि यानी मैं देखता हूँ या देखता हूँ। तो अगर मैं देखता हूँ इस्तेमाल नहीं भी करूँगा, सिर्फ देखता हूँ कहूँगा, तो फिर उसके बीच में बहरहाल मैं मुकद्दर ही होगा। तो एमी खाम खा एक एक्स्ट्रा लफ्ज़ इस्तेमाल करने की ज़रूरत अमूमन परहेज करते हैं शुरा। तो एक तो ये नहवी होती है कि जिसमें कोई प्रोनाउन है जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि कंस्ट्रक्शन आपको बता रही है। अरबी अगर ज़बान आप देखें तो उसमें ये सारा ये जो नहवी मुकद्दरात से भरी पड़ी है अरबी ज़बान ना, कि वो आपको प्रोनाउंस इस तरह सामने नहीं लेके आती है आपके, लेकिन सिर्फ लहजा जो है बात करने का, जुमले की कंस्ट्रक्शन आपको ले जाती है। तो एक वो मुकद्दरात होते हैं। दूसरे होते हैं मानवी मुकद्दरात, यानी जो फिक्री हवाले से जिस वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो वो जिक्र ना था का मतलब ये है कि वो जो बात थी वो मुकद्दर में थी और इसी वजह से उनको नागवार गुजरी है। तो अमूमन वैसे होता ये है कि जो मुकद्दर होता है वो मानवी लिहाज में आपको किसी कॉन्सेप्ट की तरफ ही लेके जाता है, किसी कॉन्क्रीट चीज़ की तरफ या किसी आप कहें किसी आइटम की तरफ लेके नहीं जाता आपको, बल्कि आपको किसी फिक्री हवाले से, मानी हवाले से, आपको कॉन्सेप्ट के हवाले से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देता है। यहाँ पे इस शेर में आप फिर जरा शेर देखिएगा कि मुझे मालूम है तकिए के नीचे क्या पड़ा है, मुझे डर है किसी दिन तुम मुझी पर तान लोगे। अब मेरा ख्याल से किसी भी जहनी सतह का कारी हो वो इस बात को समझ गया है कि तकिए के नीचे क्या पड़ा है, हालांकि उसका जिक्र नहीं किया गया क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी है, तकिए के नीचे होना और तान लेना, तो वो मजमूई तौर पे बड़ा क्लियर महसूस हो रहा है कि कहा भी नहीं गया कि तकिए के नीचे पिस्तौल है, खंजर है, हथियार है, ये बात कही भी नहीं गई, और सिर्फ तान लोगे और तकिए के नीचे रात को सोते हुए रखने वाली जो ये पूरा एक मंजर बन रहा है, इसमें ये ऐसा खूबसूरत मुकद्दर है कि वो आपको मुकद्दर किसी कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर नहीं जा रहा बल्कि एक कॉन्क्रीट आइटम की तरफ लेके जा रहा है। ये इस शेर में एक ऐसा खूबसूरत पहलू है जिसने मुझे अपनी तरफ बड़ा खींचा कि देखिए वो हमें उन्होंने लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया और हमारे सामने एक शबीह सामने आ गई, और वो सरीह शबीह है, कोई ऐसी इमेजरी कॉन्क्रीट है, उस इमेजरी में कोई अभाम नहीं है या आपकी शायर की कारी की अपनी सवाबदीद नहीं है। वो हाथ पकड़ के आपको एक पिस्तौल तक ये शेर ले गया, और वो पिस्तौल हो, गन हो, ये वैसे भी आप ये देखिए कि शायरी में शायद कोई अच्छा लफ्ज़, कोई ऐसा शायराना, कोई जमालियाती इजहार शायद पिस्तौल के लफ्ज़ में या गन के लफ्ज़ में, हाँ खंजर वगैरह में है, लेकिन इन ये जो मॉडर्न जो वेपनरी है ये कोई ऐसी जमालियाती हवाले से इतनी अच्छी नहीं लगती कि इसमें हम बात ये करें कि जी इसको शेर में किस तरह ले आएँ। नज़्म वगैरह में आ सकती है लेकिन तगज़ुल में मुश्किल हो जाता है। तो वो देखिए किस तरह, किस खूबसूरती से इस कादरुल कलाम शायरा ने ऐसा गैर फसीह सा लफ्ज़ से परहेज़ भी किया है और हाथ पकड़ के, बल्कि हाथ क्या पकड़ के आपके सामने ला खड़ा कर दिया है उस हथियार को जो जिसका जिक्र किया गया ना उसका नाम लिया गया। तो सबसे पहले तो मुझे इस शेर में ये जो ये मुकद्दर है ना, जहाँ वो एक फिज़िकल एंटिटी की तरफ, फिजिकल आइटम की तरफ मुकद्दर लेके जा रहा है आपको, ये बहुत एक नई चीज़ है और मैं समझता हूँ बहुत मॉडर्न तरीके से शायरा ने इस बात को निभाया है इस शेर में। तो यहाँ तक तो हमें मुकद्दरात शुरू समझ में आ गए कि तकिए के नीचे क्या है, वो कोई हथियार है, मोस्ट प्रोबेबली गन है, पिस्तौल है, क्योंकि तान लेना जो है, खंजर भी ताना जाता है लेकिन
आजकल के दौर में अगर आप तान लोगे का इस्तेमाल करें तो सबसे पहले आपके जहन में गन या पिस्तौल या आतिशी असलहा ही आता है, जिसकी एक मानवियत है जो कि आगे चल के इंशाल्लाह खुलेगी। अब हमने ये देखना है कि हम इसके इख्तियाराती माहौल की तरफ जाएं कि जो वो हथियार है जो तकिए के नीचे रखा गया है, पहला इख्तियारा वो हथियार है और तकिए के नीचे रखा गया है, वो भी एक इख्तियारा है, अलामत है किसी बात की। और तान लेना ये भी इख्तियारा है, वर्ब के पर्दे में, फेल के पर्दे में किसी बात की। ये तीनों इख्तियारात जो हैं हमने यहाँ पे देखने। तो अब जो हथियार का इख्तियारा है वो एक तो सिंपल वेपन, आतिशी असला हो या खंजर हो, जो भी हो, जो आपको तकलीफ पहुंचा सकता हो या जिससे आपको जान का खतरा हो। तो सबसे पहले तो वो एक इख्तियारा एक हथियार का है जो कि इख्तियारे से ज़्यादा मुकद्दर है, ठीक है। इसके अलावा हथियार का जो हमें मुकद्दर से साबित हुआ, हथियार किस चीज़ का इख्तियारा है? हथियार इख्तियारा है एक किसी भी तरह की, जो आजकल एक लफ्ज़ बहुत मुस्तमिल है जिसको ये फेमिनिस्ट वगैरह जो हैं ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहते हैं, और मेरे नज़दीक वो मतलब एक मेल हार्मोनल सिस्टम है जिसको ये टॉक्सिक कहते हैं। वो टॉक्सिक है या नहीं है, इट्स नेचुरल, तो नेचुरल चीज़ को टॉक्सिक कहा जाए तो ठीक है, लेकिन बहरहाल इट इज़ बट नेचुरल विद मेल्स कि उनका एक अपना हार्मोनल सिस्टम है जिसके तहत वो उनकी बॉडी, उनकी साइकी फंक्शन करती है। तो एक तो इस हवाले से हथियार जो है वो इख्तियारा बन सकता है कंट्रोल का, क्योंकि मर्दों की कंट्रोलिंग नेचर होती है। अच्छा, इसके अलावा मोहब्बत का इख्तियारा भी हो सकता है हथियार, जो कि बहुत बलीग और बहुत दूर का इख्तियारा है, लेकिन बहरहाल जब आप फेमिनिस्ट में गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, फेमिनिन साइकोलॉजी से आप इसको देखते हैं तो फिर कोई भी चीज़ बहुत दूर की नहीं रहती जब when the feminine psychology is involved in anything, that nothing is far away, everything is very near and everything makes sense. But anyways, अच्छा, तो वो मोहब्बत भी हो सकती है। अच्छा, और हथियार जो है वो किसी याद का, किसी मेमोरी का हथियार भी साबित हो सकता है, कुछ सीक्रेट हो सकता है, कोई राज हो सकता है। तो ये सारे हथियार जो हैं ये इख्तियारों में जब जाते हैं तो सिर्फ एक आतिशी असला ही नहीं है जो आपको फिजिकली डैमेज कर सकता है, बल्कि हथियार साइकोलॉजिकल भी होते हैं, जिस तरह मैंने जिक्र किया, राज भी हो सकता है, कोई याद भी हो सकती है, इवन मोहब्बत इटसेल्फ भी हो सकती है। अब हम इन जो ये इख्तियाराती निज़ाम हमने डिसाइफर किया थोड़ा सा, अब हम इसको लेकर चलते हैं शायद अपने तलाज़मे की तरफ, कि शायद हमें ये शेर जो है ये मज़ीद खुल सके। और इसमें एक हमने इख्तियार और इस्तेमाल करना था, जो तान लोगे, तो सिर्फ हथियार तान लोगे, तो तान लेना एक इख्तियारा है, उसको अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट, यानी अगर शायरा है या पोइट है या जो स्पीकर है उसको ये डर लगे कि ये मेरे अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकता है, तो तान लेने में ये है, क्योंकि कोई राज भी आप पे ताना जा सकता है हथियार की सूरत, कोई मेमोरी भी आपके सामने लाई जा सकती है हथियार की सूरत, और मोहब्बत को भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ताना जा सकता है। तो ये इसका इख्तियाराती थोड़ा सा हमने कोशिश की कि हम इसमें से गुजर जाएं। और अब हम इसके जब तलाज़मे की तरफ आते हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, मैं ये कहूँगा कि इसके तलाज़मे में सबसे पहले हमें जिस चीज़ पर नज़र रखनी है वो ये है कि ये एक फेमिनिस्ट नहीं, फेमिनिन पर्सपेक्टिव से इस शेर को देखना होगा। और ये मॉडर्न यानी जदीद शायरी है, यानी जदीद निसाई शायरी है। इस चीज़ को भी हमें अपने जहन में रखना होगा। ये शायरी उस खातून के कलम से निकल रही है जो एक आज के दौर की एक रेलेवेंट, मॉडर्न, नोटिसेबल सब्सटेंस वाली खातून है। तो इस चीज़ को भी हमें अपने जहन में रखना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद जहाँ जो इस शेर के
तलाज़माती पूरे बंदोबस्त में जिस तरह से बात की गई है ना, तो वो है, सबसे पहले आप ये कहेंगे कि एक एक फीमेल चाहे मॉडर्न भी हो जाए, जिस भी ज़माने की हो, उसको एक मर्द के साथ रहते हुए एक एग्जिस्टेंशियल फियर, एक वजूदी खौफ बरकरार रहता है कि इस मर्द को मैंने अपना शेल्टर भी समझना है। ठीक है जी, हम जब पीछे जाके देखते हैं रिवायत में, तो शेल्टर के तौर पर मर्द बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं अपने खानदान के लिए भी और औरतों के लिए भी। लेकिन मॉडर्न ज़माने में जब आप देखते हैं तो ये ओवर शेल्टर जो करने की ख्वाहिश है या तरीका है मर्दों का, ये औरतों में, ख़वातीन में एक तरह की सफोकेशन भी पैदा कर रहा है। तो ये जो एक वजूदी सवाल है ना कि क्या ये शेल्टर है और कि इस शेल्टर की हदूद क्या है और कब जाकर ये शेल्टर एक एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में बदल जाएगा, यानी कि हमें सफोकेट करना शुरू कर देगा। और मॉडर्न वुमेन को, आज की औरत को, आज की इवॉल्व्ड औरत, जहन जो है औरतों का, उसके अंदर ये सवाल आएगा कि ये कब ये शेल्टर देने की कोशिश है, कब ये तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है और कब ये एक कंट्रोल करने की शक्ल इख्तियार करके मुझे सफोकेट कर देगा। तो ये इस जो शेर का बुनियादी तलाज़मा है वो यही है कि मॉडर्न औरत भी, आज की औरत भी अपना इस अपने जो मर्द साथी हैं या जो मेट्स हैं, उनके साथ रहते हुए ये हमेशा से एक थ्रेट तो हमेशा से रही है, एक फिजिकल सुपीरियरिटी की वजह से हमेशा से एक थ्रेट रही है औरतों को कि खुदा जाने कब इसका दिमाग फिर जाए और कब ये तशद्दुद पर उतर आए। ये थ्रेट हमेशा रहती है। इस थ्रेट के साथ ही औरतें जो हैं हम तारीख में अपने मर्दों के साथ मोहब्बत करती आई हैं। आज की औरत भी अपने मर्द के साथ मोहब्बत करती है, लेकिन ये थ्रेट जो कंट्रोल करने का थ्रेट है, ये अब बहुत वाज़ेह होके अब सामने आया जा रहा है। मेल इंटिमिडेशन जो है वो, जहां पहले तारीखी तौर पर कदीम औरत जो है वो उससे एक आप ये समझ लीजिए कि एक अपना ताल्लुक उस्तवार करती होती थी अपने मर्द के साथ, वो इंटिमिडेशन जो है ना जी, अब उसके दो पहलू निकल आ चुके हैं मर्दाना इंटिमिडेशन के, जो एक मर्द और औरत के ताल्लुक में हमेशा बरकरार रहती है, अगेन ड्यू टू द हार्मोनल सिस्टम ऑफ द मेल्स। तो एक उसके दो हिस्से हो गए हैं इंटिमिडेशन के, एक है इंटीमेसी और दूसरा है कंट्रोल। एक है टेंडरनेस, एक है वायलेंस। पहले टेंडरनेस और वायलेंस को एक पैकेज मान लिया जाता था, इंटीमेसी को और कंट्रोल को एक पैकेज मान लिया जाता था। अब ये जो दूसरा पहलू है, जहां पे वायलेंस है या जहां पे कंट्रोल एक्सरसाइज करने की कोशिश है, इसको एक हथियार के तौर पर देखना शुरू कर दिया है नई औरत ने। और ये नफ्सियाती नुक्ता खुलना बहुत ज़रूरी है आज के मर्दों के ऊपर भी और आज की औरतों के ऊपर भी। मुझे एक सिंगर हैं वेस्ट की, सेलिन डियोन, उनका एक गीत है, गाना है फॉलिंग इनटू यू। उसके बीच में एक लाइन है, वो मुझे हमेशा से बहुत हॉन्ट करती रही है कि लव कैन बी मेड इन फेयर, यानी मोहब्बत खौफ में भी की जा सकती है। तो ये आप देखिए एक यूनिवर्सल फिनोमेना, वेस्ट ईस्ट जहां भी हो अपने कल्चरल वैल्यूज अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना बनता जा रहा है कि वो खौफ जो है, उसने जो पहले लव कैन बी मेड इन फेयर था, यानी कि औरतों को एहसास नहीं होता था कि इसके बीच में खौफ भी शामिल है, अब उनको खौफ ने एक अलग एंटिटी इख्तियार कर ली है। और लेकिन उस एंटिटी के साथ होते हुए भी मोहब्बत जो है उसको बरकरार रखना है। ये औरत ने एक एडिशनल जिम्मेदारी ले ली है, मॉडर्न औरत ने अपने ऊपर। तो ये बेसिकली जो इस शेर का पूरा तलाज़माती निज़ाम है, ये एक औरत की ओवरऑल जो वल्नरेबिलिटी होती है, वल्नरेबल होती है ना औरत, साइकोलॉजिकली भी, फिजिकली भी, लेकिन उसको एम्ब्रेस किया गया है और उसको एम्ब्रेस करके एक जिसे हम कहेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस की फॉर्म दे दी गई है। दैट एक ऐसे इमोशनल इंटेलिजेंस दैट कैन सेंस डेंजर विद इन अफेक्शन,
यानी मोहब्बत के बीच में जो खतरात लाहक हैं वो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस की बुनियाद के ऊपर वो आज की औरत उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकती है। तो ये बुनियादी तौर पर जब हम इसके तलाज़माती निज़ाम में जाते हैं तो ये बहुत रिच, बहुत जिसे कहेंगे साइकोलॉजिकली चैलेंजिंग और हैविंग इन दोनों चीज़ों के अलावा बहुत ज़्यादा मॉडर्न और बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड एक सूरत हाल है, जिसको इस शेर में बड़ी खूबसूरती से बयान कर दिया गया है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम मेरी ज़िंदगी में मैं औरत हूँ और तुम मर्द भी हो, हमारे वो वाले सारे के सारे ताल्लुकात भी मौजूद हैं अपनी जगह पे, लेकिन मैं तुम्हारी इस मैस्कुलिनिटी से आगाह हूँ और मुझे ये जो तुम्हारा जो एक जो मर्दाना सोच है जिसमें वायलेंस भी शामिल है, जिसमें आतिशी असले का इस्तेमाल भी शामिल है, जिसमें किसी मौके पर आकर किसी राज को, किसी अपनी ही मोहब्बत को, अपनी किसी याद को तुम मेरे सामने भी लाके खड़ा कर सकते हो, जिसको विद इन्वर्टेड कॉमर्स टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहा जाता है। तो इसी को ये औरतें आजकल टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहती हैं कि तुम किसी भी टाइम हमारे साथ या ज़हनी या जिस्मानी तशद्दुद पे उतर सकते हो, और ये खौफ जो है हमारे साथ रहता है, और ये पैगाम ये है, मुझे डर है। यानी वो ये कहना चाह रही हैं कि इस चीज़ का ख्याल रखो कि ये खौफ जो है अब हमारे साथ इस दौर में आके, इस मॉडर्न एज में आकर, ये ख्याल हमारे साथ नहीं रहना चाहिए। हमें इस रिलेशनशिप के बीच में डर नहीं होना चाहिए। और यहाँ एक बात अलबत्ता उन्होंने ज़रूर कही है कि तकिए के नीचे हथियार रखने का जो एक इस्तिआरा है वो मैस्कुलिनिटी है, जिसको मैं कहता हूँ कि एक मोरल मजबूरी है मर्दों की कि उन्होंने हथियार का इस्तेमाल भी करना है, और वो इसको हथियार के इस्तेमाल को या ताकत के इस्तेमाल से एक मर्द को कुव्वत हासिल होती है, ज़हनी भी और जिस्मानी भी। तो ये मजबूरियां भी हैं और मालूम भी है आज की औरत को, लेकिन ये खौफ जो है उसका इजहार करने का तरीका आज की औरत को आ गया है, और अगर इस पैराए में इजहार होगा तो फिर ऐन मुमकिन है कि मर्द भी अपनी मैस्कुलिनिटी को एम्ब्रेस करते हुए शायद आज की औरत के इस मसले को समझ सकें और इसको एड्रेस करने की कोई मुमकिन हल की तरफ सोच भी सकें। तो इस हवाले से ये एक बहुत रेलेवेंट, बहुत खूबसूरत शेरियत से और तगज़्ज़ुल से भरा हुआ शेर है, लेकिन जिसने आज के दौर के इतने बड़े मसले को हैंड ऑन ले लिया है। मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं मोहतरमा हमीदा शाहीन साहिबा। अच्छा, अब हम माफ़ कीजिएगा कुछ लंबा हो गया, बस हम कोशिश करते हैं कि इसकी थोड़ा सा लफ्ज़ी बंदोबस्त का सेगमेंट होता है तीसरा, उसकी तरफ हम ज़रूर चले जाएं। तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि जहाँ लफ्ज़ी बंदोबस्त है तो उसमें दो चीज़ें हैं जो हमें ख़ास तौर पर देखनी है। एक, तान लेना। अब देखिए तान लेना किस कदर खूबसूरती से उन्होंने इस्तेमाल किया। अच्छा, सिर्फ पिस्तौल या खंजर या हथियार ही नहीं ताना जाता किसी पर, कुछ चादर भी तान दी जाती है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे तान लेना का लफ्ज़ इस्तेमाल करके शायरा ने एक ज़ूमानी कैफियत पैदा की है कि अगर उसके नीचे कोई सिर्फ हथियार ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक चादर भी हो सकती है जो तुम मेरे ऊपर तान के रख दो, जो हमने कंट्रोल की बात की कि वो कंट्रोल जो है, जो एक्सरसाइज करना चाहता है मर्द, तो वो तान लो। अगर हम चादर तान लो या ऐसी चीज़ें जो किसी पर्दा तान लो, तो उस हवाले से भी ये देखिए कि लफ्ज़ किस कदर खूबसूरत हुआ है। सिर्फ वायलेंस ही नहीं है बल्कि कंट्रोल भी है। यही दो चीज़ें जो आज के औरत का मसला है अपने मर्दों के साथ। तो एक ये खूबसूरत इस्तेमाल हुआ, और दूसरा मुझी पर, यानी कि मुझी पर
यानी कि वो ये कह रही हैं कि मैं जानती हूं कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं और मुझे तुमसे किस कदर और तुम्हें मुझसे किस कदर मोहब्बत है, लेकिन तुम मुझे फिर भी ये डर है। यही तो एहसास दिलाने की कोशिश कर रही हैं। और ये एहसास लाशऊरी गैर शऊरी तौर पे उन्होंने मुझी पर का इस्तेमाल करके एहसास दिलाया है कि यानी मुझी पर, यानी मैं जो तुम्हारा सब कुछ हूं, मैं जो तुम्हारी मोहब्बत भी हूं, मैं जो तुम्हारी तुम मुझे मैं तो तुम्हारी औरत भी हूं और मैं तुम्हारी मेट भी हूं, मैं तुम्हारी सोल मेट भी हूं, मुझी पर तान लोगे अपनी इस मर्दाना जो मैस्कुलिनिटी है, इसकी इसकी प्रेशर में आकर तुम मुझी पर ये तानने की हैसियत की काबिलियत रखते हो। तो यहां इसलिए मुझी पर का लफ्ज बहुत खूबसूरत है। दुश्मन पर तो कोई भी तान ले, लेकिन जब मैस्कुलिनिटी टॉक्सिक हो जाती है और आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो फिर आप अपने प्यारों के ऊपर भी हथियार तान लेते हैं। इस बात की तरफ मुझी पर के खूबसूरत इस्तेमाल से इशारा है। और हमारा आखिरी सेगमेंट होता है सौती माहौल। और सौती माहौल में भी आप यहाँ देखेंगे सब लोग कि मुझे मालूम है तकिए के नीचे क्या पड़ा है। सो लेटे लेटे लफ्ज मुझे मालूम है तकिए के नीचे, और एंड में क्या पड़ा है। और इसी तरह दूसरे मिसरे में भी आप देखें, मुझे डर है किसी दिन तुम मुझी पर तान लोगे, तो क्या पड़ा है तान लोगे। ये सेगमेंट बुलंद खड़े लफ्जों का और इससे पहले का पूरा सेगमेंट दोनों मिसरे में लेटे लेटे लफ्जों का। और मुझे मालूम है डर है किसी दिन, ये लेटे लेटे लफ्ज जो हैं ये यहाँ पे एक निसाई कैफियत को भी बयान कर रहे हैं, यानी एग्रेशन नहीं है। और मजे की बात यहाँ पे ये है कि क्या पड़ा है, यानी क्या पड़ा है भी एक जब आप देखते हैं मुजक्कर क्या पड़ा है, तो इसलिए वो उसको बुलंद आहंग कर दिया, क्या पड़ा है खड़े लफ्ज कर दिए। और मुझी पर तान लोगे, तो अब यानी कि क्या पड़ा है वो भी चीज मुजक्कर है और खड़े लफ्ज हैं, और तान लोगे क्योंकि एक मुजक्कर की तरफ से ताना जाएगा तो वो भी खड़े लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं। तो जहां पे शिफ्ट हुआ अटेंशन टुवर्ड्स मैस्कुलिनिटी, वहां पे खड़े लफ्ज इस्तेमाल कर लिए, और जहां पे मोमेंटम जो है वो एक निसाई या फेमिनिन हैसियत से चल रहा था, वहां लेटे लेटे लफ्ज इस्तेमाल कर लिए। इस कदर खूबसूरती से इस शेर के सौती माहौल को तख्लीक किया। मैं तो ये समझता हूं कि इस तरह का सौती माहौल जब तख्लीक होता है तो वो अल्लाह के इज़्न से, किसी कुदरत की तरफ से तख्लीक होता है। शायद इस हद तक ख्याल रखना इंसानी बस से बाहर की बात है, जब तक के ऊपर से कोई ख़ास नुसरत शामिल ना हो। तो बस आज के दिन आपके साथ ये खूबसूरत शेयर करना था और इस पर कुछ बातचीत भी करनी थी। बातचीत कुछ लंबी हो गई, मुझ पर मुझे एतराज़ होता है कि आप इस थोड़ा सा अपने डिस्कोर्स को छोटा कर दें, शॉर्ट कर दें। लेकिन भाई मेरी अर्ज सिर्फ यही है कि मेरी तो ख्वाहिश ये है, इस सिलसिले का मकसद ये है कि शेर के साथ वक्त गुजारने का एक तरीका भी अपने सुनने वालों को बताया जाए, और ये भी बताया जाए कि शेर के साथ वक्त गुजारना पड़ता है तो फिर उस शेर के बेनिफिट्स हम लोगों तक पहुंचते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले शेर तक इजाज़त दीजिए। तब तक खुश भी रहिए और सोचते भी रहिए। खुदा हाफिज़।